आज के इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प और थोड़ी पेचीदा जियोपॉलिटिकल थियरी पर बात करने वाले हैं, जिसे आमतौर पर अखंड भारत या गैर तकसीम शुदा हिंदुस्तान कहा जाता है। हम फराहम करदा सोर्स मटेरियल की बुनियाद पर इस तसव्वुर का बिल्कुल गैर जानिबदाराना और मुनज़्ज़म तज्ज़िया पेश करेंगे ताकि समझ सकें कि आखिर इसके पीछे हक़ाइक़ और नज़रियात क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरे मौजू का सबसे बुनियादी सवाल यही है, क्या वाकई इतनी बड़ी जोग्राफियाई और सियासी तब्दीली कभी हकीकत बन सकती है? और बिलफर्ज अगर ऐसा हो भी जाए तो इसका अमली निज़ाम यानी गवर्नेंस आखिर कैसे चलेगा? ज़रिए ने इन्हीं बड़े सवालों पर बड़ी गहराई से रोशनी डाली है। आइए इस पेचीदगी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आज के इस डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले हम इस तस्वर की तारीफ देखेंगे, फिर इसके मुआशी और समाजी फ़वाइद। उसके बाद इत्तेहाद के अमली ढांचों का जिक्र होगा और आखिर में उन बड़ी नज़रियाती रुकावटों की बात करेंगे जो मॉड्यूल में बयान की गई हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, यानी अखंड भारत की तारीफ। ज़रिए के मुताबिक सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि इस खित्ते की कोई एक यूनिवर्सली अग्रीड तारीफ मौजूद ही नहीं है। दरअसल सोर्स मटेरियल में 4 मुख्तलिफ जोग्राफियाई हुदूद बयान की गई हैं। कुछ लोगों के नज़दीक इसका मतलब सिर्फ मौजूदा हिंदुस्तान और मकबूजा कश्मीर का इलाका है। कुछ के लिए ये 1947 से पहले की सरहदें हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर इसमें शामिल हैं। अच्छा, तीसरी तारीफ इस इलाके को अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका तक तौसी देती है। और चौथी, जो कि सबसे वसी तारीफ है, वो तो जुनूब मशरिकी आसिया यानी तिब्बत, थाईलैंड, कैम्बोडिया, मलेशिया और यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक फैली हुई है। ये फैलाव दिखाता है कि ये तसव्वुर कितना ह्यूज हो सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इत्तेहाद के फ़वाइद। ज़रिया इस वसी इत्तेहाद के हक़ में कई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुआशी और समाजी दलाइल पेश करता है। मौजूदा हालात को देखें तो तकसीम शुदा खित्ते में भारी फौजी अखराजात हैं, सरहदी दुश्मनियां हैं और हर मुल्क अलग अलग खुद किफ़ालत की कोशिश में लगा है। लेकिन ज़रिए का मानना है कि मुत्तहिदा खित्ते में यह सब बदल जाएगा। वहाँ आज़ाद तिजारत होगी, हर इलाका अपनी खासियत पर तवज्जो देगा और सबसे बड़ी गेम चेंजर बात, जो बेपना पैसा आज दुश्मनी और फौज पर खर्च होता है, वो डायरेक्टली अवाम की तालीम और सेहत पर लगाया जा सकेगा। और इसका आम जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ज़रिया एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ़ायदा बताता है, बगैर किसी रुकावट के आज़ाद सफ़र। सोचिए ज़रा, लोग बगैर किसी पासपोर्ट या वीज़ा की परेशानी के लाहौर से सीधा इंडोनेशिया तक छुट्टियां मनाने जा सकेंगे। आज के दौर में ये बिल्कुल एक ख्वाब जैसा लगता है ना, लेकिन इस थ्योरी में ये एक बहुत अहम पॉइंट है। तीसरा हिस्सा बहुत अहम है, कब्ज़ा, मुकाबला, राजामंदी, यानी ये यूनिफिकेशन होगी कैसे? ज़रिया फौजी कब्ज़े की फिक्शंस और जमहूरी हकीकत के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क करता है। ज़राया ताकत या जबर के ज़रिए इत्तेहाद के ख़याल को एब्सोल्यूटली रिजेक्ट करता है। तज्ज़िये में पॉइंट आउट किया गया है कि सोशल मीडिया पर अक्सर जंग और ऑक्यूपेशन के नैरेटिव चलाए जाते हैं, लेकिन ज़राया के मुताबिक ये तरीका ना सिर्फ बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की वजह से कम्प्लीटली गैर अखलाकी और गैर इंसानी है, बल्कि हिस्ट्री गवाह है कि ऐसी फौजी कोशिशें लॉन्ग टर्म में हमेशा नाकाम ही साबित हुई हैं। यहाँ ज़रिए ने एक बेहतरीन मेटाफर यूज़ किया है, घर वालों के बगैर घर सिर्फ एक इमारत है। ये जुमला इस बुनियादी कॉन्सेप्ट को वाज़े करता है कि मुल्क सिर्फ ज़मीन, मिट्टी या सरहदों का नाम नहीं होता, वो लोगों से बनता है। ज़मीन पर कब्ज़ा करने से दिल नहीं मिलते। हकीकी इत्तेहाद के लिए आम आवाम की म्यूचुअल कंसेंट यानी मुश्तरका रजामंदी शर्त है। तो रजामंदी का रास्ता क्या है? ज़रिए ने एक अमली मिसाल पेश की है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज जस्टिस कटजू की 2012 में बनाई गई इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन। इस तजवीज़ के मुताबिक जबर के बजाय अवाम की जमहूरी रजामंदी से पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान एक मुश्तरका सेक्युलर हुकूमत कायम की जा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट में वियतनाम और जर्मनी ने पीसफुली मुश्तरका इत्तेहाद किए। चौथा हिस्सा, एशियन यूनियन का खाका। अब सवाल यह है कि इस वसी इलाके की हुकूमत आखिर काम कैसे करेगी? ढांचा क्या होगा? ज़रिए ने इफेक्टिवली यूरोपियन यूनियन के मॉडल जैसा एक एशियन यूनियन का ब्लूप्रिंट पेश किया है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, हर मुल्क की आज़ाद कौमी पार्लियामेंट अपनी जगह कायम रहेगी। दूसरा स्टेप, शहरियों के अलग इलेक्शंस के ज़रिए एक आला एशियन पार्लियामेंट बनाई जाए। और तीसरा, कौमी रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक सनवी यानी सेकेंडरी काउंसिल बनाई जाए, जो पूरे खित्ते के अहम फैसले मिलकर तय करें। आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्सा, नज़रियाती रुकावटें। ये खाका सुनने में तो परफेक्ट लगता है, लेकिन ज़रिया वाज़े करता है कि इसकी राह में कुछ इंतहाई सख्त सोशियो पॉलिटिकल हर्डल्स हैं।
इन रुकावटों में सबसे पहले वो सियासतदान आते हैं जो आवाम को मजहब और कल्चर के नाम पर तकसीम करते हैं। फिर मीडिया का एक खास हिस्सा है जो मुसलसल ऐसी हेडलाइंस बनाता है जिससे नफरत और तनाव फैलता है। और तीसरा वो इंतहा पसंद नज़रियात जो दूसरों से जबरी मुताबिकत यानी फोर्स्ड कन्फॉर्मिटी का मुतालबा करते हैं। तज़िया साफ बताता है कि ये चीज़ें उस टॉलरेंस को ही ख़त्म कर देती हैं जो किसी भी इत्तेहाद के लिए बुनियादी शर्त है। ज़रिए ने दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच कामों का गैर जानिबदाराना मुवाजना किया है। एक तरफ है शमूलियती इक़दार, यानी दुनिया को एक ख़ानदान मानना, इक्वालिटी और मुख्तलिफ आरा को बर्दाश्त करना। दूसरी तरफ इखराजी और इंतहा पसंद सोचें हैं। तज्ज़िये में स्पेशली हिंदुत्वा और ग़ज़वा-ए हिंद जैसी टर्म्स का हवाला दिया गया है जो ब्लड प्यूरिटी या बर्तरी के नस्ली और अकायदी तसव्वुरात पर मबनी हैं। ज़रिया स्ट्रिक्टली आर्ग्यू करता है कि ऐसी सोचें अपने ही शहरियों को दुश्मन बना देती हैं और किसी भी किस्म के यूनिटी के ख्वाब को तबाह कर देती हैं। तो फिर हाल क्या है? ज़रिए का मानना है कि यूनिटी सिर्फ एक ही तरह आ सकती है, और वो है इन तारीखी शख्सियात के शमूलियती और सेकुलर नज़रियात को अपनाना, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब अम्बेडकर। तज्ज़ी का कंक्लूजन ये है कि जब तक इन इक़दार को दिल से कबूल नहीं किया जाता तब तक अंदरूनी तक़सीमात और कॉन्फ्लिक्ट से बचना नामुमकिन है। इन्हें अपनाने से ही एक सच्चाई मुत्तहिदा खित्ते की फाउंडेशन रखी जा सकती है। इस डिटेल एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर ज़रिए से ही आगाज़ करदा एक बहुत प्रोफाउंड सवाल जहन में आता है, क्या वाकई आने वाले वक्त में ये शमूलियाती इक़दार और म्यूचुअल टॉलरेंस इस पूरे रीजन को जोड़कर एक कर सकती हैं, या फिर ये नज़रियाती तक़सीमातें और कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा के लिए इस खित्ते का मुक़द्दर बन चुके हैं? ये थियरी, इसके फ़वाइद और इसकी रुकावटें सब मिलकर हमें अपने मुश्तरका मुस्तक़बिल के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस तज्ज़िये में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।